आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे, अच्छा ये बट्टा क्या होता है आप खूब सुने होंगे, डिस्काउंट, तो हो भैया छूट दे दो हो ना, ठीक है। कहता है ना कि भैया कुछ छूट देबू ना, तो वही क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है हम आपको 10%, 5% या जो भी उसका ये होता होगा उसको मार्जिन ये करके, तो क्या कहता है हम इतना प्रतिशत छूट आपको देंगे। तो उसी छूट को टेक्निकली मैथ के भाषा में क्या कहते हैं, हम बट्टा कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में डिस्काउंट, ठीक है। तो कहता है कि मुकेश एक फुटबॉल 20% डिस्काउंट पर 192 रुपया में खरीदता है। 192 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। तो फुटबॉल जो गेंद था उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी कि उसके फुटबॉल पर जो लिखा हुआ होगा प्राइस टैग वो कितना था, वो ज्ञात करना है। और उस लड़के को कितने में मिला, मुकेश को 192 रुपया में वो सामान मिल गया। तो देखिए छूट लेने के बाद उसको मिल गया 192 रुपया में, कितना छूट लेने के बाद, 20% छूट लेने के बाद उसको 192 रुपया में मिल गया। इसका मतलब क्या, फुटबॉल पर ज़्यादा लिखा रहा होगा ना, तब ना 20% छूट भी दिया और 192 रुपया में मिल भी गया, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। वैसे एक्स पर बनाना इसको काफ़ी आसान होता है, लेकिन चूंकि अभी आपको हम अलजेब्रा नहीं शुरू किए हैं इसमें, तो हम भी इसी पर चल रहे हैं। और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, इसी को बट्टा कहते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिस्काउंट बराबर 20%। अच्छा, अगर कोई सामान का अंकित मूल्य यानी उस पर लिखा हुआ है 100 रुपया और डिस्काउंट दिया यदि 20 रुपया, तो खरीद मूल्य कितना हो जाएगा, खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना में होगा, 100 में से 20 रुपया घट जाएगा, तब ना 80 रुपया। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। लेकिन अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 80 रुपया क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। यदि 1 रुपया है क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, 100/80 रुपया। अब वास्तविक देखिए, वास्तविक कितना में लिया है वो क्रय मूल्य, 192 रुपया में लिया है। तो अब 192 से क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। देखिए कैरेक्टर वही है सब मैथ का, कि आपको या तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाना होगा या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आना होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, आपको पहुंचना कहाँ से कहाँ है। चूंकि अब की बार अंकित मूल्य से आपको जो क्रय मूल्य था वहां तक पहुंचना था, ठीक है। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जाने में करते थे, यानी मानने वाला, ठीक है। अब देखिए इसको काट सकते हैं आप, इस 0 से कट गया, ठीक है। 8 दूनी 16, 3 2 8 चौक 32, 24 दाएं 240 रुपये। यानी कि उस फुटबॉल पर कितना लिखा हुआ था प्राइस टैग, 240 रुपया। 20% का वो छूट दिया तो अंकित को कितना में मिल गया था, 192 रुपया में उसको मिल गया था। यानी कि फुटबॉल, अतः लिख भी सकते हैं कि अतः फुटबॉल का अंकित मूल्य यानी कि उस पर लिखा हुआ कितना मूल्य था, 240। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, कहता है एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। अच्छा, जूता पर लिखा हुआ कितना है, यानी अंकित मूल्य कितना है, 1250 रुपया, और डिस्काउंट कितना देता है, 20%। अब कहता है कि छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि सोचो सामान पर लिखा हुआ पर 20% छूट भी देता है ना, तब भी उसको 25% का फायदा हो जाता है। तो बताइए जूते का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि उस दुकानदार ने उस जूते को कितने में खरीदा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
थोड़ा सा क्वेश्चन को साथ साथ में लिखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य बराबर कितना, 1250 रुपया। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना देता है, यानी बट्टा यानी कि छूट 20%। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है कि अंकित अच्छा ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, उस जूता पर लिखा हुआ है 1250 रुपया, उस पर छूट देता है 20% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले तो डिस्काउंट रुपया में निकाल लीजिए, सॉरी डिस्काउंट निकाल लीजिए रुपया में, किस में, तो 1250 का 20%, इससे करिए 125 दूनी 250 रुपया का वो डिस्काउंट दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया है उसको 1250 माइनस 250, यानी कि 1000 रुपया उसको बिक्री का पड़ा, यानी कि वो कितना में बेच दिया, वो जो जूते को 1000 रुपया में बेच दिया, यानी कि उसका अंकित मूल्य था 1250 रुपया, उस पर वो 20% डिस्काउंट देता है, तो सामान को कितना में बेच दिया 1000 रुपया में। ये तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि तब भी दुकानदार को क्या हो गया, 25% का फायदा हो गया। फिर भी क्या हो गया, दुकानदार को 25% का फायदा हो गया। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए फिर विक्रय मूल्य से हमें कहाँ जाना है, क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य से कहाँ जाना है, क्रय मूल्य। तो फिर उल्टा आने में हमको क्या करना पड़ता है, माना, पुनः माना कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, अच्छा लाभ कितना होता है इसको 25% बराबर 25 रुपया, चूंकि 100 माने हैं तो 100 का 25% 25 से होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है और लाभ 25 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 जोड़ 25 बराबर कितना 125 रुपया। ठीक है, अब फिर वही एक एक नियम से, चूंकि विक्रय मूल्य 125 रुपया है तो क्रय मूल्य बराबर कितना है 100, ये मानने के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि हमको क्या है, एक रसरी है, पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, तो 1 रुपया यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 125। फिर से सुन लीजिए, इसके बटे में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन चीज लिखेंगे, जो आपको निकला हुआ है पहले से ही, तब तो इसका आंसर आप देखिए 1000 यहाँ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 1000 हमारा विक्रय मूल्य आ चुका है। अब इसका रास्ता पकड़ के हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 100 बटे 125 गुने 1000। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौका 40 बार में 8 बार में इसे कट रहा था, यानी कि 800 रुपया। यानी कि उस दुकानदार कितना में सामान खरीदा था 800 रुपया में खरीदा था। देखिए कितना सवाल बहुत बढ़िया दिया कि अंकित मूल्य यानी कि फुटबॉल पर लिखा हुआ, सॉरी जूते पर लिखा हुआ था 1250 रुपया, डिस्काउंट 20% दे दिया, तब भी उसको क्या हो गया 25% का फायदा हो गया, तो कितना में खरीदा था। देखिए तो सबसे पहले डिस्काउंट देने के बाद वो बेचा कितना में होगा, तो 1000 रुपया में। अब इस 1000 को आश्रय मान के हम आगे बढ़ेंगे कि माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, लाभ कितना दिया 25%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125 रुपया। देखिए 125 रुपया काल्पनिक है, ये कल्पना से ये तीनों है, सिर्फ ये वास्तविक है। ठीक है, अब कहता है कि यदि विक्रय मूल्य 125 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया। अब यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया होता तो क्रय मूल्य क्या होता 100 बटे 125 होता, इसके बटे में इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ से वास्तविक मान को उठा के यहाँ रख लीजिए तो हमको वास्तविक क्रय मूल्य भी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है, यानी खरीदा सामान उसका बिल है। ये बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, तो पहले तो इसको भरना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें क्या करना है सुनिए,
टी शर्ट लिया तो उसका दाम कितना है 250 रुपया, और टैक्स भी लगा उसको, सेल टैक्स लगा कितना 4%। ये 4% कस्टमर को ही देना होगा। वैट जो लगता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये किसको देना पड़ता है, ये कस्टमर को ही देना पड़ता है, दुकानदार नहीं देता है। यानी कि कस्टमर को देखिए वास्तविक सामान का मूल्य तो कितना है 250 रुपया, लेकिन 4% उसको क्या देना पड़ेगा, बिक्री कर देना पड़ेगा कस्टमर को ही। तो इसको और इसका 4% निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बिक्री का रुपया में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप इस जो ये है ब्लॉक उसको बना लेंगे। ठीक है, तो 6 का 1 हम थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे। टी शर्ट का मूल्य कितना है, टी शर्ट का मूल्य बराबर 250 रुपया। ठीक है, अब क्या है, टैक्स इतना है, सेल टैक्स यानी कि वैट हम लिख दें, उस समय वैट चलता था, वैट नहीं चलता है, वैट 4% है। तो पहले निकाल लेंगे कि वैट रुपया में, किस में, रुपये। देखिए रुपया में निकालना क्यों जरूरी, ये तो परसेंटेज में है ना। अब रुपया में नहीं, अच्छा कोई कहता है कि 250 रुपया में कोई सामान है और 4% वैट लगा, तो वैट अब किसका लगा, 250 का 4% लगा, तो 250 का 4%। ठीक है, 4%। वैसे आप नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर आप 4% लिख लीजिए, फिर से आप लिख लीजिए 250 का 4/100। ये प्रतिशत के बदला बटे में क्या करते हैं हम 100 देते हैं। चलिए 4×25 से 100, 25 का 100 होता है ना, 25 दहाई के 250, यानी कि क्या रुपया 10 रुपया आपको बिक्री कर भी देना पड़ा, कितना वैट देना पड़ा। ठीक है, तो 10 रुपया वैट हुआ। ठीक है, अच्छा तो अभी सामान कितना में हुआ ये बताइए तो, 260 रुपया ना हुआ जी। अच्छा पहले बिक्री कर में। दूसरा प्रश्न है आपको क्रॉकरी, क्रॉकरी का मूल्य कितना है 300 रुपया। फिर उसी प्रकार उस पर वैट कितना है 10%, तो वैट की राशि, तो वैट की राशि भी लिख सकते हैं, वैट बराबर सीधे लिखिए 300 का 10%। थोड़ा सा जब आ जाए तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, 10 तिहाई 30 रुपया, इसमें आप क्या लिख दीजिएगा 30 रुपया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 1 kg घी का मूल्य बराबर कितना है 260 रुपया। वैट कितना है इस पर 5%। ठीक है, वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, फिर से समझ लीजिए, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ये अब नहीं चलता है वैसे, अब जीएसटी चलता है 5%। फिर वैट की राशि निकाल लीजिए, तो 260 का 5%, इसे ही कट गया, कोई बात नहीं, 5 दूनी 10, 2 तेरह हैं 26, यानी कि 13 रुपया, यानी कि 13 रुपया इसमें वैट हो गया इसमें। ठीक है, अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। अब देखिए चौथा नंबर जो है क्वेश्चन, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 kg मूंग की दाल की कीमत बराबर 60 रुपया। वैट है इस पर 2%, तो वैट की राशि क्या हो जाएगी, वैट की राशि बराबर 60 का 2%। ठीक है, तो ये से ये कट गया, 2 पंचे 10, तो 6/5 रुपया, यानी कि 6/5 को क्या लिख सकते हैं 5 का 5, 5 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब कहता है 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अब कहता है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए, बिल की कुल राशि। तो देखिए पहले तो सामान का मूल्य जोड़ लीजिए, प्रश्न से सामान का कुल मूल्य, सामान का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 250 प्लस 300
प्लस 260 प्लस 60। अब देखिए दो तरीका है, या तो आप इसमें इसको जोड़ लीजिए और डायरेक्ट इसका लिख लीजिए, ऐसे करके भी, या सामान का भी कुल मूल आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 0 6 6 12 12 12 5 17 6 6 12 12 5 17 87 1 2 1 3 3 6 2 8 870 रुपया। ठीक है, 2 3 5 2 700 800 870। ठीक है, अब देखिए कुल वैट कितना हो गया, कुल वैट कितना हो जाएगा सो बताइए। 10 रुपया, 30 रुपया, 13 रुपया और 1 रुपया 20 पैसा। 10 30 10 40 40 10 50 3 53 1 54 54 रुपया 20 पैसा, इतना रुपया हुआ। तो कुल बिल कितना हो जाएगा, कुल बिल बराबर 870 जोड़ 54 रुपया 20 पैसा। तो 20 पैसा 4 7 5 12 8 है 9। ठीक है, 924 रुपया 20 पैसा, इतना क्या हो जाएगा कुल बिल की राशि। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी छठा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब आपको एक क्वेश्चन और बचा है, आपका सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न को पहले हम पढ़ रहे हैं, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। 8.2 का ये अंतिम प्रश्न है। राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा हो, तो बतलाइए उसने कुल कितने रुपए चुकाए। यानी कुल बिल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्रमशः का मतलब है कि ये लिखा तो इसका ये होगा, और ये बाद में लिखा तो इसका ये होगा। ठीक है, यानी कि खेल सामग्री का मूल्य इतना, फिर वही बात है, आप आराम से बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राखी को 250 रुपये की खेल सामग्री, ठीक है, और 250 रुपये के चमड़े के बैग पर इतना और इतना प्रतिशत बिक्री का यानी वैट देना पड़ा है, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए चुकाया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खेल सामग्री का मूल्य कितना है 250 रुपया। अच्छा, क्रमशः का मतलब 250 पर क्या परसेंट टैक्स लग रहा है 6%। वैट कितना है 6%, तो वैट की राशि कितनी हो गई, वैट की राशि बराबर 250 का कितना 6%, 6/100 लिख सकते हैं। इससे ये कट गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15 रुपया। अच्छा, इसको आप जोड़ ही दीजिए, तो खेल सामग्री का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा आपको 250 जोड़ 15 यानी कि 265 रुपया। ठीक है, क्लियर। पुनः चमड़े के बैग का मूल्य बराबर 220 रुपया। इस पर वैट कितना लग रहा है 12%। देखिए यहाँ क्रमशः है, यानी कि इसका ये 12%। तो वैट की राशि कितनी होगी, ये तो प्रतिशत में है, राशि निकालना पड़ेगा। वैट बराबर हो जाएगा 220 का 12%। इससे ये कट गया, चलिए 2 से 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत नहीं है। 132, 12 को 11 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 132/5 बराबर 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 चौक 20 यानी 26 रुपया 40 पैसा वैट आया। तो कुल मूल्य इसका, कुल मूल्य किसका, चमड़े के बैग का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 220 रुपया जोड़ 26 रुपया 40 पैसा। ठीक है, तो 26 10 36 10 46 यानी 246 रुपया 40 पैसा। अब कुल बिल निकाल लीजिए, कुल बिल बराबर यानी कि आप इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 265 रुपया प्लस 246 रुपया 40 पैसा। तो 40 पैसा, 6 5 11, 6 4 10 1 11, तो 2 4 1 5, 511 रुपया 40 पैसा। यानी कि कुल बिल आपका क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, आप इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
तो इस प्रकार से आपका जो है 8.2 प्रश्नावली चैप्टर नंबर 131 और 32 वो समाप्त होता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे अगले जो वीडियो है उसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सतीश सर के वीडियोज़ यूट्यूब चैनल को आप सर्च भी कर सकते हैं सतीश सर के वीडियोज़ लिख के, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।